नमस्कार मित्रों, यदि आप इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में काम करना चाहते हैं और इसके परीक्षा को देना चाहते हैं तो इस वीडियो में जिन प्रश्नों की चर्चा की गई है वो आपके लिए आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने में काफी मदद करेगी। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा वो यह है, भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में 1 सितंबर 1956 में किया गया। उसके बाद 1972 में गैर जीवन बीमा कंपनी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और गैर जीवन बीमा कंपनी के क्षेत्र में 4 सब्सिडियरीज, गवर्नमेंट की 4 सरकारी कंपनी, 4 सब्सिडियरीज काम कर रही थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 सब्सिडियरीज मिलकर जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये 4 सरकार की कंपनियां काम कर रही थीं और जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में हो गया था। आगे चलकर जब ये सरकार की कंपनी काम कर रही थी तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश में बीमा का जो बाजार है वह इतना बड़ा है कि ये गवर्नमेंट की ये कंपनी उस पूरे मार्केट को कवर नहीं कर पाएगी और इस क्षेत्र में भी विदेशी कंपनी और प्राइवेट कंपनी को परमिशन मिलना चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी कंपटीशन हो और कस्टमर को इसका लाभ पहुंचे। तो मित्रों, इसी उद्देश्य से 1993 में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि मल्होत्रा कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 में किया गया और उसने जो अपना रिपोर्ट पेश किया वह 1994 में किया। और मल्होत्रा कमेटी, दूसरा प्रश्न है, मल्होत्रा कमेटी का गठन किस क्षेत्र के लिए किया गया था? टेलीकॉम के क्षेत्र के लिए या इंश्योरेंस के क्षेत्र के लिए तो या बैंकिंग के क्षेत्र के लिए? तो आप बताएंगे मल्होत्रा कमेटी का गठन इंश्योरेंस के लिए किया गया था। और मल्होत्रा कमेटी के ने भी अनुशंसा जो 1993 में इसका गठन हुआ और 94 में जब इसने अपना रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में इन्होंने साफ कर दिया कि हमारे देश में प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी को काम करने का इंश्योरेंस के क्षेत्र में जरूर मौका मिलना चाहिए। तो वहां से ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ऑपोजिशन के कारण, बहुत सारे जो ऑपोजिशन पार्टी होती है पार्लियामेंट में, उनके विरोध के कारण बहुत दिनों तक इस योजना को ठंडे बस्ते में रखना पड़ा और लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में कोशिश जारी थी और 1999 में आईआरडीए एक्ट पास किया गया। आपसे पूछा जाएगा आईआरडीए एक्ट कब पास किया गया? तो मित्रों, आईआरडीए एक्ट 1999। हालांकि आईआरडीए जो काम करना शुरू की, आईआरडीए जो फंक्शनल हुई है वो 2000 से वो काम करना शुरू की, लेकिन आईआरडीए एक्ट 1999 है और 2000 से आईआरडीए काम करना शुरू की। और उसमें जो विरोध हो रहा था, अब आप कहेंगे उन्हें कैसे शांत किया गया? तो उन्हें इस बात के लिए कन्विंस किया गया कि विदेशी कंपनी को हम सिर्फ 26% का ही स्टेक देंगे, उनकी भागीदारी सिर्फ 26% ही रहेगी। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के क्षेत्र में सिर्फ 26% का ही परमिशन दिया गया उस समय और प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर वो विदेशी कंपनी को काम करने का एक योजना दिया गया। तो उसके बाद 2000 से प्राइवेट और विदेशी कंपनी का स्टेक अधिकतम 26% से अधिक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या आप एफडीआई जिसे कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26% से अधिक अलाउ नहीं किया गया और वहां से प्राइवेट कंपनी और भारत सरकार की जो कंपनी थी सभी काम करना शुरू की। और भारत सरकार की कंपनी तो पहले से काम कर रही थी और आप उसके बाद उन्होंने
ये महसूस किया गया, ज़रूरत को महसूस किया गया कि अब प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी जब इस क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करेगी तो इसको एक रेगुलेटर की ज़रूरत है। इसलिए IRDAI आप जानते हैं इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिस तरह बैंक का रेगुलेटर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक्स के रेगुलेटर, उसी तरह इंश्योरेंस के रेगुलेटर IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सेबी के जो रेगुलेटर है वो शेयर मार्केट के जो रेगुलेटर है वो सेबी हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी एक रेगुलेटर के साथ इस स्कीम को अनुमोदन दिया गया, एक रेगुलेटर का जरूरत महसूस किया गया। और आप लोगों की शिकायत, अगर किसी ग्राहक को, छोटे ग्राहक को शिकायत हो, कोई उनके साथ धोखा ना हो, उनके शिकायत का शीघ्र निपटारा किया जाए, इसके लिए बीमा लोकपाल का भी गठन किया गया। 1998 में ही बीमा लोकपाल का गठन कर दिया गया था इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा। और उसके बाद इस तरह से जब काम करना शुरू की तो बीमा लोकपाल में किस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो बीमा लोकपाल एक ऐसा तंत्र है जहां पर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ या उसके एजेंट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और आपकी शिकायत को एक निश्चित समय सीमा के अंदर निःशुल्क, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी वकील के, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसे आप कहेंगे, ये एक सुविधा, एक प्रावधान किया गया, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया बीमा लोकपाल के द्वारा। तो बीमा लोकपाल हमारे देश में आज की तिथि में 17 बीमा लोकपाल है। यूं तो बीमा लोकपाल की स्थापना 1998 में ही कर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ संशोधन लाया गया। वो अभी जो बीमा लोकपाल हमारे यहाँ है वो 1917 में एक संशोधन, अमेंडमेंट आया उसमें। और वो 1917 का जो स्कीम है बीमा लोकपाल का, वो हमारे यहाँ काम कर रहा है अभी। तो आपको बीमा लोकपाल में आप किस तरह से अपनी शिकायत करेंगे, कितने तक की शिकायत कर सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों। बीमा लोकपाल के ऊपर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि अगर आपको कोई शिकायत उत्पन्न होता है तो सबसे पहले आपको अपनी जो इंश्योरर है, आपकी जो बीमा कंपनी है, बीमा कर्ता, इंश्योरर जो है आपका, पहले उसके ऑफिस में, उसके कार्यालय में, IRDA ने ये प्रावधान किया है हर इंश्योरेंस को अपने कार्यालय में एक नोडल ऑफिसर रखना है जिसका काम सिर्फ शिकायत सुनना और शिकायत का निपटारा करना, उसका रिप्लाई करना, उसको रेस्पॉन्ड करना। तो इसके लिए IRDA ये प्रावधान करती है, ये इंस्ट्रक्शन हर इंश्योरेंस कंपनी को दी है कि हर कार्यालय में आपका एक नोडल ऑफिसर सिर्फ शिकायत सुनने के लिए और निपटारा करने के लिए होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी शिकायत किसी बीमाकर्ता से उत्पन्न होता है, किसी इंश्योरर से कोई भी शिकायत उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले आप उसके कार्यालय में जाके उसके जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास आपको मतलब बीमा कर्ता के कार्यालय में सबसे पहले आपको शिकायत करना है। बीमा कर्ता यदि आपको आपके समस्या का समाधान देता है और आप उस समाधान से संतुष्ट हैं तो आप तब तो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन हो सकता है बीमाकर्ता ने जो सॉल्यूशन आपको दिया उस सॉल्यूशन से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर हो सकता है बीमाकर्ता इंश्योरर जो है आपके कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया आपके कंप्लेन को। ऐसी स्थिति में आपको 30 दिन तक वेट करने के बाद आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। यदि आप सबसे पहले आपने बीमा कंपनी इंश्योरर के कार्यालय में आपने कंप्लेन करना है। वहां जो नोडल ऑफिसर है, आपका जो बीमा करता है, वो यदि आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उसको सॉल्व कर दिया तो ठीक है। अगर उसने जो सॉल्यूशन दिया वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उस स्थिति से 1 वर्ष के अंदर आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। यदि उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीमाकर्ता के कार्यालय में भी, इंश्योरर के कार्यालय में जो आपने शिकायत किया और आपका इंश्योरर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आप 30 दिन तक आपको वेट करना है। 30 दिनों के बाद 1 वर्ष के अंदर ही आपको बीमा लोकपाल के पास अपने
शिकायत को लेकर जाना है। और बीमा लोकपाल में आप शिकायत कैसे करेंगे? आप लिखित रूप से आपको शिकायत करना है, कोई शुल्क नहीं लगेगा और ईमेल के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। और जब आप बीमा लोकपाल के पास शिकायत करेंगे तो किस तरह से बीमा लोकपाल आपकी शिकायत का निपटारा करेगा, या फिर आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि कौन सी 17 कार्यालय है बीमा लोकपाल के, तो कौन से कार्यालय में मुझे शिकायत करना चाहिए? तो या तो वो कार्यालय जहां पर आपकी शाखा है, जहां पर इंश्योरर, जहां पर आपने अपनी पॉलिसी कराया था, या तो वहां से जो नियरेस्ट बीमा लोकपाल है आप उनके पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या फिर आप यदि किसी दूसरे जगह रहते हैं, आपका निवास, आपका रेसिडेंस कोई और दूसरी जगह, जैसे मैंने मुंबई में पॉलिसी कराया और मैं बेंगलोर में रहता हूं, तो मैं मुंबई में भी शिकायत कर सकता हूं, और बेंगलोर जहां मैं रहता हूं वहां के से जो नियरेस्ट बीमा लोकपाल है वहां पर भी मैं शिकायत कर सकता हूं। तो उसके बाद जब आप शिकायत करेंगे तो बीमा लोकपाल आपकी शिकायत का निपटारा कैसे करेगी, ये आगे का प्रश्न है। तो मित्रों, सबसे पहले बीमा लोकपाल कोशिश ये करती है कि वो इंश्योर्ड और इंश्योरर, कंप्लेनेंट, जिन्होंने कंप्लेन किया, इंश्योर्ड बीमित व्यक्ति जो कंप्लेन करेंगे, हो सकता है वो इंश्योर्ड हो, बीमित व्यक्ति हो, या फिर हो सकता है वो उसके नॉमिनी हो या उनके कानूनी वारिश हो। तो कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी या उसके कानूनी वारिस अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है जो छोटे छोटे कस्टमर के कंप्लेंट को सुनने के लिए बनाया गया है। कोई बड़ी कंपनी है और मान लीजिए उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉय का ग्रुप इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो वो कंपनी उनके बिहाफ में बीमा लोकपाल को अप्रोच नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल कस्टमर को अप्रोच करना है, जिन्हें तकलीफ है, जिन्हें शिकायत है, वो वहां पर अपनी कंप्लेंट को लेकर जाएंगे। तो कंप्लेंट कौन करेंगे? या तो पॉलिसी होल्डर करेंगे, या उसके नॉमिनी हो सकते हैं, या उसके कानूनी वारिस हो सकते हैं। अब जब आप वहां शिकायत करेंगे तो बीमा लोकपाल दो तरीके से आपके कंप्लेंट को दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। पहला तरीका उनका होता है मध्यस्थता का, मीडिएशन का, जिसमें वो दोनों पक्ष को, कंप्लेनेंट को, शिकायतकर्ता और बीमाकर्ता जो है, इंश्योरर जो है, उनके भी एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाती है और दोनों के बीच मीडिएशन करके, बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। और उसके बाद मीडिएशन करने के बाद एक अनुशंसा, रिकमेंडेशन देती है, और उस रिकमेंडेशन को दो पक्ष हो गए, एक शिकायतकर्ता, एक इंश्योरर। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट है, बीमा लोकपाल के रिकमेंडेशन से शिकायतकर्ता संतुष्ट है, तो ये जो इंश्योरर है, बीमाकर्ता, इंश्योरर को 15 दिनों के अंदर उस रिकमेंडेशंस को मानना होता है। लोकपाल लिखित रूप से वो रिकमेंडेशंस देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिनों के अंदर मानना होता है। लेकिन किसी कारण से रिकमेंडेशन से या मीडिएशन, जो आपने देखा पहला जो मेथड था, उस मेथड से, रिकमेंडेशन से काम नहीं बना। 15 दिनों का समय दिया गया बीमाकर्ता को, इंश्योरर को, उस रिकमेंडेशंस को कंप्लाई करने के लिए, पर उन्होंने उसको इग्नोर किया, या किसी भी कारण से वो मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बाद में बीमा लोकपाल को दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो होता है अवार्ड जारी करना। तो अवार्ड जारी करने की का क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले जो बीमा लोकपाल होती है वो सारे दस्तावेज को इकट्ठा करती है, और ग्राहक से, कंप्लेनेंट से सारी जो रिक्वायर्ड दस्तावेज है वो जो उन्होंने लिया है वो सारा इकट्ठा करके, और वो दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 3 महीने का समय होता है बीमा लोकपाल के पास। ये एक निश्चित समय सीमा के अंदर आप जानते हैं निःशुल्क है, और एक निश्चित समय, बहुत कम समय में ही बीमा लोकपाल को अपना सॉल्यूशन देना होता है। तो ये जो अवार्ड जो जारी करेगी उसके लिए बीमा लोकपाल को 3 महीने का समय दिया गया। 3 महीने के अंदर ही बीमा लोकपाल को उस कंप्लेंट का के लिए एक अवार्ड जारी करना पड़ेगा। अब वो जो अवार्ड जारी की, दो पक्ष है, शिकायतकर्ता और इंश्योरर। लोकपाल का जो अवार्ड है वो शिकायतकर्ता के ऊपर बाइंडिंग नहीं है।
ऐसा नहीं है कि लोकपाल ने जो अवार्ड जारी किया वो शिकायतकर्ता को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि बीमा लोकपाल के अवार्ड से उन्होंने जो डिसीजन लिया उससे शिकायतकर्ता पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वैसी स्थिति में इंश्योरर को, बीमाकर्ता को 30 दिनों के अंदर उस अवार्ड का सम्मान करना होता है मित्रों। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। पहला जो रिकमेंडेशंस का तरीका है, रिकमेंडेशन को बीमाकर्ता को 15 दिनों के अंदर मानना है, और अगर अवार्ड जारी किया तो निश्चित रूप से 30 दिनों के अंदर उस अवार्ड का सम्मान किसी भी कीमत पर करना पड़ता है। तो इस तरीके से IRD बीमा लोकपाल अपने शिकायत का निपटारा करती है। और अगला जो प्रश्न आता है वो आता है कितने तक का शिकायत। मैंने आपको बताया ये छोटे छोटे कस्टमर्स के लिए बना है, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये बीमा लोकपाल का गठन नहीं किया गया है। वो तो अदालत जा सकते हैं, वकील कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीमा लोकपाल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, कोई वकील की जरूरत नहीं है, कोई खर्च नहीं है, और एक बहुत कम समय सीमा में ही आपके समस्या का समाधान होना है। तो ये छोटे छोटे कस्टमर्स के लिए है। तो इसकी जो सीमा है वो 30 लाख रुपए तक की है। 30 लाख रुपए तक की शिकायत अगर आपकी है तभी आप बीमा लोकपाल में जा सकते हैं। और यदि आपको बीमा लोकपाल में जाना है तो सबसे पहले तो आप जानते हैं आपको शिकायत इंश्योरर के कार्यालय में करना है, क्योंकि IRDA ने वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया, एक नोडल ऑफिसर होते हैं। तो वहां से शिकायत होने के बाद 1 वर्ष के, अगर आपकी शिकायत से आप संतुष्ट नहीं है या 30 दिन बीत गया और कोई रिप्लाई नहीं मिला, वहां से 1 वर्ष के अंदर आप बीमा लोकपाल के कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। और बीमा लोकपाल 2 तरीके से उस शिकायत का निपटारा करती है। एक हो गया आपको मीडिएशन करके रिकमेंडेशंस देती है, जिसे बीमाकर्ता को 15 दिन में मानना होता है। यदि उससे बात नहीं बनती है तो फिर अवार्ड की तरफ जाना पड़ता है। अवार्ड के लिए बीमा लोकपाल के पास 3 महीने का समय होता है। 3 महीने के अंदर बीमा लोकपाल को अवार्ड जारी कर देना है। और अवार्ड जारी होने के बाद जो चिट्ठी बीमा लोकपाल के द्वारा बीमाकर्ता को जाता है, 30 दिनों के अंदर उसका सप्लाई उस अवार्ड का सम्मान करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। और ये जो अवार्ड या रिकमेंडेशंस है ये शिकायतकर्ता पे, पॉलिसी होल्डर पर, ग्राहक पे बाइंडिंग नहीं है, पर बीमाकर्ता के ऊपर बाइंडिंग है। बीमाकर्ता को मानना ही पड़ेगा IRDA ने जो अवार्ड जारी की, 30 दिनों के अंदर उसका सम्मान उन्हें करना ही पड़ता है। और यदि अब आप प्रश्न ये है कि यदि हमारा शिकायत 30 लाख से ऊपर का है तो हम कहाँ जाएंगे। मित्रों, आप के लिए कंज्यूमर फोरम का दरवाज़ा खुला हुआ है। कंज्यूमर फोरम में भी आप शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अगर 1 करोड़ के अंदर का शिकायत है आप तो जिला कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। यानी 100 लाख, 1 करोड़ यानी कि 100 लाख के नीचे का अगर आपका शिकायत है तो आप जिला फोरम में शिकायत करेंगे। और यदि आपका शिकायत 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच का है, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक का जो शिकायत है वो आप स्टेट कमीशन में करेंगे, राज्य स्तर में उसका शिकायत करेंगे। यदि आपका शिकायत की जो राशि है वो 10 करोड़ से भी अधिक है तब आप उसे राष्ट्रीय कमीशन में या नेशनल कमीशन में लेकर जाएंगे मित्रों। तो इस तरह से आप आपके लिए सबसे अच्छा रहता है यदि आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हैं, अपनी पर्सनल पॉलिसी का आप या आप एज अ नॉमिनी या एज अ कानूनी वारिस आपको शिकायत करना है और आपका जो दावा का राशि है वो या शिकायत की जो राशि है आपकी वो 30 लाख तक है, तो आप सबसे अच्छी जगह जो आपके लिए शिकायत करने के लिए है वो बीमा लोकपाल है मित्रों। यहाँ बहुत कम समय में और निःशुल्क और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आपके समस्या को सॉल्व किया जाए, आपके शिकायत का निपटारा किया जाएगा। और यदि आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी कोई शिकायत है, मान लीजिए 20 लाख 25 लाख की शिकायत है और पहले हमें बीमा लोकपाल के बारे में आइडिया नहीं था, पहले हम कंज्यूमर फोरम चले गए या कोर्ट चले गए, उसके बाद हम बीमा लोकपाल के पास आएंगे, तो बीमा लोकपाल उस केस को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बीमा लोकपाल के पास जो हम फॉर्म भरेंगे उसमें हमें ये लिखना पड़ता है, उसमें एक कॉलम रहता है कि आप पहले किसी अन्य कंज्यूमर फोरम, कोर्ट या किसी अन्य
जगह आप इस शिकायत को कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में बीमा लोकपाल हमारे शिकायत को नहीं सुनेगी। बीमा लोकपाल में शिकायत करने के लिए पहले हमें बीमाकर्ता के कार्यालय में शिकायत करना ज़रूरी है, लेकिन और वहाँ वो उस शिकायत से 1 वर्ष के अंदर ही बीमा लोकपाल में हमें शिकायत करना है। लेकिन अगर हम बीमा लोकपाल से पहले कंज्यूमर फोरम या कोर्ट चले गए तो फिर बीमा लोकपाल उस शिकायत को नहीं सुनेगी, हमें प्रतीक्षा करना पड़ेगा कंज्यूमर फोरम के निर्णय का। तो इस तरह से मित्रों, आप अगर बीमा से संबंधित आपको शिकायत है तो सबसे अच्छी जगह जो आपके लिए है वो बीमा लोकपाल है। और आपने देखा इसके 17 कार्यालय हमारे देश में हैं, और जिस जगह से आपने अपनी पॉलिसी ली है, आप वहाँ से जो निकटतम बीमा लोकपाल की कार्यालय है वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे जो बीमा लोकपाल का कार्यालय है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप शिकायत लिखित रूप से ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं मित्रों। तो ये शिकायत की प्रणाली डेवलप की गई क्योंकि उस समय आपने देखा कि जब हमारे इंश्योरेंस कंपनी को विदेशी कंपनियों के लिए और प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया, तो इस तरह की एक मन में बहुत सारे लोगों के मन में डर था कि विदेशी कंपनी और प्राइवेट कंपनी लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ हो सकता है अच्छा व्यवहार ना करे। तो इसके लिए ये जो मैकेनिज्म है इसको डेवलप किया गया। शिकायत निवारण प्रणाली की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म को डेवलप किया गया। और लेकिन ये जो शिकायत निवारण की जो भी प्रणाली है वो सभी, चाहे वो निजी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सरकार की गवर्नमेंट की कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो, हर कंपनी पे ये जो ऑम्बड्समैन है और जो भी शिकायत प्रणाली है वो हर कंपनी पे लागू होता है। आप गवर्नमेंट की जो सार्वजनिक कंपनी है उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं, उसके इंटरमीडियरीज के खिलाफ, या उस गवर्नमेंट की जो इंश्योरर है उनके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है उनके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो किसी भी चाहे वो जीवन बीमा हो, गैर जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, किसी भी इंश्योरर के खिलाफ आप बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं, या जो भी शिकायत निवारण प्रणाली है उसमें आप जा सकते हैं। और एक आपको अगर IRDA को शिकायत करना है तो एक और सिस्टम IRDA ने डेवलप किया है, वो है IGMS। आप ऑनलाइन ऑनलाइन यदि आपको IRDA में शिकायत करना है तो आप IGMS के माध्यम से उसके पोर्टल पे जाके IGMS का फुल फॉर्म भी आपके परीक्षा में मित्रों आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। IGMS के माध्यम से आप IRDA के पोर्टल में जाके ऑनलाइन IRDA को शिकायत कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही, मुझे लगता है 2010 में शायद इसका किया गया, शुरुआत किया गया था IGMS का। IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है मित्रों। IGMS के माध्यम से आप IRDA को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने बताया कि 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो आप शुरुआत में थी, जब IRDA का शुरू में जब गठन किया गया और विदेशी कंपनी और प्राइवेट कंपनी जब काम करना शुरू की, तो उस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो अधिकतम सीमा थी वो 26% की थी, लेकिन उसे बढ़ाकर लगभग 2014-15 के आसपास उसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया मित्रों। तो आज के तिथि में यदि आपसे पूछा जाता है कि आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इंश्योरेंस के क्षेत्र में कितना है, तो वो 49% है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इंश्योरेंस के क्षेत्र में यदि कोई विदेशी कंपनी काम करना चाहती है तो उसका 49% तक का स्टेक हो सकता है कंपनी में। तो ये एक परिवर्तन बाद में लाया गया और धीरे से ये 26% शुरुआत में थी, उसे बढ़ाकर 49% ले जाया गया। और विदेशी कंपनी आज की तिथि में 49% तक का स्टेक
रख सकती है किसी भी, चाहे वो जीवन बीमा कंपनी हो या गैर जीवन बीमा कंपनी हो। तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इस क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में 49% आज की तिथि में है, जबकि ये शुरुआत में जब IRDA का गठन किया गया 2000 में जब काम करना शुरू किया IRDA, तब सिर्फ 26% था। तो इस पर भी प्रश्न आता है मित्रों। और IGMS आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, IGMS के माध्यम से आप IRDA को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये IRDAI को, IRDA को आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि ये जो बीमा लोकपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप यदि आपके विकल्प में IRDA है तो IRDA भी लिख सकते हैं आप। अगर इंश्योरेंस काउंसिल है मित्रों तो इंश्योरेंस काउंसिल भी आप इसके विकल्प में लिख सकते हैं, क्योंकि और आपने देखा कि यदि आपको आपका जो शिकायत है इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो आप कंज्यूमर फोरम भी लेके जा सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर फोरम में जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है शिकायत का, वहाँ पे कोई किसी भी चीज़ की शिकायत कर सकते हैं आप, किसी ब्रांड की, किसी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको शिकायत है तो वो आप कंज्यूमर फोरम लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो बीमा लोकपाल है ये एक्सक्लूसिवली इंश्योरेंस के क्षेत्र के लिए बनाया गया है। तो निश्चित रूप से यदि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड शिकायत करना हो और आपका शिकायत की राशि आपकी 30 लाख से कम की हो, तो निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म है बीमा लोकपाल का, ये बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है मित्रों। और यदि आप पहले बिना बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज किए पहले आप कंज्यूमर फोरम चले गए या फिर कोर्ट चले गए, तो फिर यहाँ पे बीमा लोकपाल में आप बीमा लोकपाल आपकी शिकायत को नहीं लेगा। और बीमा लोकपाल की शिकायत से, बीमा लोकपाल के शिकायत के निपटारा से, उनके डिसीजन से, उनके अवार्ड से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं मित्रों। और कंज्यूमर फोरम में भी मैंने बताया जिला कमीशन में यदि आप करेंगे तो एक करोड़ के अंदर का अगर आपका शिकायत राशि है तो आप जिला स्तर में करेंगे, और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की शिकायत राशि आप स्टेट कमीशन में करेंगे, और 10 करोड़ से ऊपर की शिकायत राशि यदि आपकी है तो आप उसे नेशनल कमीशन में लेके जाएंगे मित्रों। लेकिन यदि मैंने कोई शिकायत जिला स्तर में किया और जिला स्तर से जो डिसीजन आया उससे मैं वो मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे पा रहा है, तो मैं अपील कर सकता हूं स्टेट कमीशन में। और स्टेट भले ही वो छोटी राशि है फिर भी पहले मैंने लेकिन अगर 1 करोड़ से नीचे की राशि है तो पहले आपने जिला स्तर में ही उसे जिला स्तर में ही शिकायत करना है। लेकिन यदि जिला स्तर के शिकायत से उसके निपटारा से आप सेटिस्फाइड नहीं है, उस स्थिति में आप उस छोटे रकम की राशि को भी सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद अपील आप कर सकते हैं स्टेट कमीशन में। और स्टेट कमीशन से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसी मैटर को आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। पर जो मैटर आपने कंज्यूमर फोरम में पहले से डाल दिया है उसी मैटर को, उसी विषय का शिकायत लेकर आप बीमा लोकपाल के पास नहीं जा सकते मित्रों। और यदि आप बीमा लोकपाल से भी सेटिस्फाइड नहीं है, कंज्यूमर फोरम के भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो मित्रों, इतनी सारी शिकायत की विकल्प आपके पास हैं। किसी भी बीमा कंपनी, चाहे वो जीवन बीमा हो, गैर जीवन बीमा हो, या स्वास्थ्य बीमा हो, या उसके एजेंट्स इंटरमीडियरीज हो, उनसे शिकायत हो, तो आप निश्चित रूप से IGMS के माध्यम से ऑनलाइन IRDA को कंप्लेन कर सकते हैं, ऑम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं 1 साल के अंदर। और अगर राशि आपकी 30 लाख से ऊपर है तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। कंज्यूमर 30 लाख से 1 करोड़ तक की राशि है तो आप कंज्यूमर फोरम के जिला स्तर में शिकायत करेंगे मित्रों। और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आप जानते हैं स्टेट कमीशन में, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको राष्ट्रीय कमीशन में आप शिकायत करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से मित्रों आपके शिकायत के लिए प्रणाली डेवलप की गई है। लेकिन चूंकि ये जो कंज्यूमर ये जो कमीशन है इसमें कंज्यूमर फोरम में
इसमें बहुत सब किसी भी चीज़ की शिकायत कर सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन ये जो ऑम्बड्समैन है बीमा लोकपाल सिर्फ आपके बीमा के लिए है, और ये कंज्यूमर फोरम यहाँ किसी ब्रांड की, किसी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस या गुड्स की शिकायत आप कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। लेकिन ये जो आपका, यदि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई शिकायत है और आपकी शिकायत की राशि 30 लाख से कम है, तो ये जो आपका बीमा लोकपाल का जो विकल्प है, ये सबसे बढ़िया विकल्प है मित्रों। और कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति है जो कंज्यूमर फोरम में शिकायत नहीं कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति को जो व्यक्ति कोई वस्तु या सेवा खरीदता है या फिर उसे किराए पे लेता है, वो व्यक्ति एक कंज्यूमर हुआ। पर पुनर्विक्री के लिए कोई काम हम करते हैं, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं, फिर उसे हम बेचते हैं और उसमें वो सामान दोषपूर्ण निकला, तो उसकी शिकायत लेकर हम एलिजिबल नहीं है उसकी शिकायत को कंज्यूमर फोरम में ले जाने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर फोरम में ये उपभोक्ता संरक्षण के लिए है मित्रों। तो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वही उसकी शिकायत कर सकता है। कोई सेवा या वस्तु को जो खरीदता है या फिर किराए पे लेता है, तो वो व्यक्ति कंज्यूमर फोरम जा सकता है। लेकिन जो बिजनेस कर रहा है पुनर्विक्रय के लिए, पहले खरीदे फिर उसको हम बेच रहे हैं, तो मैं उपभोक्ता नहीं हुआ, मैं कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकता हूँ। और एक प्रश्न और आता है मित्रों, किस तरह की शिकायत आप कंज्यूमर फोरम में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दोषपूर्ण उत्पाद है, आप जो MRP है उससे अधिक दाम आपसे लिया जा रहा है, या फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायरी डेट होने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट बेच दिया गया, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई तरह की शिकायत है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके दुकानदार ने, सेल्समैन ने या दुकानदार ने आपको उस श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद लेने की सलाह नहीं दी, तो आप ये नहीं कह सकते कंज्यूमर फोरम में जाके कि देखिए इससे बेटर प्रोडक्ट था इसी फील्ड में, उन्होंने वो बेटर प्रोडक्ट नहीं देके मुझे इंफीरियर प्रोडक्ट दिया। तो ये बात जो है, ये आपके कंप्लेन का आधार नहीं बन सकता है मित्रों। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि आप जैसे कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, आपने किसी कंपनी का नमक लिया और उसे आप यूज़ कर रहे हैं, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, फलाने कंपनी का नमक ज़्यादा अच्छा था, उसका प्राइस भी रीजनेबल था, तो आप कंज्यूमर फोरम को इस आधार पे शिकायत नहीं कर सकते। ये आपके शिकायत का आधार नहीं बन सकता कि उस दुकानदार ने मुझे जब ये इससे बेटर प्रोडक्ट था तो उसकी सलाह क्यों नहीं दी, क्योंकि उसका सलाह देना काम नहीं है। जो प्रोडक्ट आप मांगेंगे वो प्रोडक्ट वो देगा। तो ये जो ये प्रश्न रहता है कि उस श्रेणी में जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उस श्रेणी में उससे अच्छे उत्पाद की सलाह अगर वो नहीं दे रहा है, ये आपके शिकायत का आधार नहीं बन सकता है मित्रों। मुझे लगता है ये आप बहुत हद तक समझ गए होंगे कंज्यूमर फोरम, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह है, इस पे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, किसका कितना लिमिट है, कहाँ तक, कितने रुपए तक की शिकायत आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकते हैं, और बीमा लोकपाल के पास कितने तक की शिकायत कर सकते हैं। इन चीज़ों पे बहुत सारा प्रश्न रहता है। और बीमा लोकपाल, जब हम ये कंज्यूमर फोरम को देखें कि ये जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन ये जो हमारा बीमा लोकपाल है, इसमें ऐसे जिला स्तर या राज्य स्तर की कोई बात नहीं है। इसके 17 कार्यालय हैं और हमारा क्षेत्र बटा हुआ है, तो इसमें ये जिला स्तर और राज्य स्तर की बात बीमा लोकपाल के साथ नहीं है। हमें ध्यान रखना है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आता है कि बीमा लोकपाल जिला स्तर, नहीं, वो तो कंज्यूमर फोरम जिला स्तर, राज्य स्तर पे बटी हुई है। बीमा लोकपाल में ऐसा कुछ नहीं है। 17 कार्यालय हैं। या तो आपकी जो जहां से आपने पॉलिसी लिया है वहां के कार्यालय में शिकायत करिए, या फिर जिस जगह पे आप रहते हैं वहां से जो निकटतम बीमा लोकपाल का कार्यालय है, आप वहां पे शिकायत करिए। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे बिंदुओं को कवर किया जो आपके परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होने के लिए बहुत मदद करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। डू लाइक दिस चैनल and do consider subscribing this channel. Thank you very much for being there with me. Thank you.